हेलो फ्रेंड्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को स्टार्ट कर रहे हैं। एज प्रोमिस्ड एंड कमिटेड कि 1 सितंबर से आपको पूरा ऑप्शनल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा। आपको मैंने कल इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी इसके बारे में पूरा इन डिटेल में समझाया था कि हमें इस ऑप्शनल को कैसे फॉलो करना है और क्या करना है। प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे एज आई एक्सप्लेन्ड येस्टरडे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक स्टैटिक एरिया है, ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं है, पर इसमें डायनेमिक एग्जाम्पल्स हमें लाने होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मैं आपको समझाऊंगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हुए कि ये कैसे करना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आप जानते हो, जैसा मैंने आपको कल भी बताया कि ये पेपर 2 का पार्ट है और ये इजी है। इसको अगर हम अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो ये बहुत स्कोरिंग होता है, इसमें अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना आपको पूरी होती है। तो चलिए धीरे धीरे करके चीजों को समझते हैं। एंड आई एम वेरी सर्टन दैट यू विल नॉट ओनली अंडरस्टैंड द थिंग्स, बट आफ्टर ग्रास्पिंग दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यू विल फाइंड इट एज अ वेरी इजी एरिया. You will not find any difficulty in studying this area. That's my assurance and my promise to you. Because I'll make it easy, I'll make it interesting both for you. So let's get going. Comparative politics में आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की कि आफ्टर ऑल ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता क्या है. व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एग्जैक्टली ये चीज है क्या. भाई किसी भी डिसिप्लिन को समझने से पहले अगर हमारे को ये क्लियर हो जाए कि वो डिसिप्लिन के बारे में हमें पढ़ना क्या है, तो थिंग्स विल बिकम मच मोर इजियर एंड क्लियर फॉर अस. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप डॉक्टर के पास गए, आप बीमार थे, डॉक्टर ने आपकी बीमारी को समझा, थोड़ा सा आपकी बीमारी को समझ के आपको एक डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी. ये अक्सर होता है. whenever we are not well we go to a doctor, tell him the symptoms, they give us a medicine. अब होता क्या है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ये बहुत सारे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं. आप जानते हो कि डॉक्टर्स के पास कोई एक पेशेंट तो होता नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स आते रहते हैं. और जब डॉक्टर्स के पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और वो बहुत सारे पेशेंट्स को अलग अलग टाइप की मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो एक चीज तो क्लियर है कि डॉक्टर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस गेन करते हैं. ये तो एक कॉमन सेंस की बात होगी, बट क्वेश्चन ये है कि ये एक्सपीरियंस गेन किस में करते हैं. ये एक्सपीरियंस गेन करते हैं नॉट ओनली डिफरेंट पेशेंट्स को डील करने के लिए, बट उनके सिम्टम्स को भी समझने के लिए, उनके सिम्टम्स को भी समझने के लिए. तो जिस तरीके से एक डॉक्टर बार बार अलग अलग तरीके के पेशेंट्स के साथ एंगेज करता है, अलग अलग तरीके के पेशेंट्स के डिजीजेस को समझता है, उन डिजीजेस को समझ के अलग अलग सिम्टम्स को एनालाइज करके उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है. अगर डॉक्टर ये काम करता है तो इन प्रेजेंट टाइम्स हमें ये याद रखना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी कुछ लोग यही काम करते हैं. और वो जो लोग होते हैं दे आर कॉल्ड पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स. तो ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स होते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ये क्या करते हैं, इनका काम भी यही होता है. ये बेसिकली अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं. क्या देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं. पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट करता है किसी ना किसी तरीके से. अब जब वो ऑपरेट करता है तो उसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट सबसे पहले ये समझते हैं. दूसरा फिर वो ये देखते हैं कि वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट का दूसरा काम होता है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये स्ट्रक्चर कैसे हुए हैं. हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो वेल स्ट्रक्चर्ड है. कोई ऑर्गन अगर आपका मेल फंक्शन करने लग जाए तो डॉक्टर वो ऑर्गन के मेल फंक्शन को समझता है. उसी तरीके से एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को, उसके स्ट्रक्चर को समझता है, वो कैसे ऑपरेट करता है उसको समझता है, उस पॉलिटिकल सिस्टम से लोग कैसे जुड़ते हैं, हाउ आर पीपल बेसिकली एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल सिस्टम.
फॉर दैट मैटर वो ये देखते हैं कि भाई क्या लोग एक पॉलिटिकल सिस्टम में इलेक्शन से आ रहे हैं या सिलेक्शन से आ रहे हैं। इलेक्शन से आ रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन से आ रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या है। तो दोनों केसेस में हो क्या रहा है कि जैसे एक डॉक्टर आपकी बॉडी कैसे ऑपरेट कर रही है, बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन स्ट्रक्चर है उनमें कौन सा मेल फंक्शन हो रहा है, उन मेल फंक्शंस के कारण बॉडी किस प्रकार के सिम्टम्स शो कर रही है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में यही चीजें पढ़ता है। जैसे कि इलेक्शन कैसे एक पॉलिटिकल सिस्टम में हो रहा है, उस इलेक्शन के दौरान लोग जो इलेक्ट कर रहे हैं उनका क्या बिहेवियर है, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट करके भेजने के लिए कैसे उन लोगों का व्यवहार है कि हमें ये वाला व्यक्ति भेजना है, हमें ये वाला व्यक्ति नहीं भेजना है। सो द आइडिया ऑफ अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट इज इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टू एनालाइज दिस। हाउ डज अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट, हाउ डज अ पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चर, what kind of people get associated with the political system, what is the process of election, what is the process of selection, how people send certain people to a political system, how do they behave, why do they behave the way they behave, why only certain people are sent to a political system and not others। तो ये जो स्टडी होती है, इस स्टडी को हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। क्योंकि ये स्टडी एक पॉलिटिकल सिस्टम की नहीं होती, एक पॉलिटिकल सिस्टम का कंपैरिजन दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ भी करते हैं। जैसे आपका एक डॉक्टर आपके फीवर के सिम्टम्स को और एक किसी दूसरे पर्सन के फीवर के सिम्टम्स को एनालाइज करता है। दो अलग अलग बॉडीज, दो अलग अलग टाइप के फीवर्स, दोनों के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस। इसी तरीके से अगर इंडिया एक डेमोक्रेसी है और अमेरिका भी एक डेमोक्रेसी है तो अमेरिका और इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, इफ नॉट एग्जैक्टली सिमिलर। तो पहली बात तो उनके स्ट्रक्चर्स में क्या क्या सिमिलैरिटी है, स्ट्रक्चर्स में डिसिमिलैरिटीज क्या है, वो दोनों सिस्टम्स ऑपरेट कैसे करते हैं, उनमें इलेक्शंस और सिलेक्शंस कैसे होते हैं। फिर जो लोग एसोसिएट होते हैं अमेरिका और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम से, इन अमेरिका और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम्स में लोगों का बिहेवियर क्या है। तो ये पूरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का डोमेन है। दिस इज व्हाट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ट्राइज टू स्टडी। अब अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग के बाद एक चीज बोलें कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो पहली बात ये आपको क्लियर हुई नहीं, सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसका क्या मतलब, कि अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है, एक भाग है, उसके दायरे में पढ़ा जाता है। इट इज अ सबसेट, इट इज अ सब फील्ड। व्हाट इज बिगर, एक अम्ब्रेला पॉलिटिकल साइंस, उस पॉलिटिकल साइंस के अम्ब्रेला के अंदर एक सब फील्ड है। पहली बात तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ये क्या करती है, अगर मैं इसको बोलूं, इट इन्वेस्टिगेट्स पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड institutions to analyze behaviors across nations। तो ये बात अब आपको क्लियर हो रही कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस की एक सब फील्ड के तहत पढ़ते हुए अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस को एनालाइज करके और अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स जो अक्रॉस द नेशंस हैं उनके बिहेवियर्स को एग्जामिन करता है। और ये बिहेवियर्स को एग्जामिन करने के बाद दे प्रिपेयर एम्पिरिकल थियोरी
ये पॉइंट समझ लो। इंपेरिकल थ्योरी का मतलब यहां पर एक साधारण लैंग्वेज में ये है कि ये जब कंपैरिजन करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स का, तो कंपैरिजन के टाइम पे बहुत सारा डेटा गैदर करते हैं। डेटा कैसे गैदर होगा? अभी मैंने आपको इंडिया और अमेरिका का एग्जांपल दिया कि इंडिया और अमेरिका में डेमोक्रेसी है, दोनों जगह इलेक्शन होता है। इलेक्शन के तरीके अलग है, पर इलेक्शन तो होता है। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या करेगा? अगर वो इस इलेक्शन के प्रोसेस को समझ रहा है, तो वो ये देखेगा कि एक कॉन्स्टिट्युएंसी में इंडिया में कितने लोग हैं। वो ये कैप्चर करके इस डेटा को कंपेयर करेगा कि एक कॉन्स्टिट्युएंसी में अमेरिका में कितने लोग हैं। और जब इन दोनों कॉन्स्टिट्युएंसीज की पॉपुलेशन को देखेगा, उस डेटा को कंपेयर करेगा पॉपुलेशन के बाद, उस पॉपुलेशन के बिहेवियर को, कि कितने लोग इंडिया की इस कॉन्स्टिट्युएंसी में एक स्पेसिफिक पार्टी की तरफ अपनी थिंकिंग रखते हैं, कितने लोग अमेरिका में उस कॉन्स्टिट्युएंसी में एक स्पेसिफिक कैंडिडेट को लेकर थिंकिंग रखते हैं। सो दे विल जनरेट अ लॉट ऑफ डेटा। So what do we mean by the word empirical theory? Empirical theory means कि the theory prepared after studying different political systems is based on gathering a lot of data. So there is a lot of data that gets generated. There is a lot of data that gets consumed. So it is in this process we say that because there is data generation and there is data consumption, the theory that eventually comes out is not a dead or a dry theory. तो कोई यहाँ पर मरी हुई टाइप की थ्योरी नहीं आती है कि अपने मन की बातें यहाँ पर लिख दी। यहाँ पर जो थ्योरी आती है वो बेसिकली डेटा जेनरेटेड होती है, एंड बिकॉज इट इज प्रीमाइज्ड एंड सेंटर्ड अराउंड डेटा, इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट द थ्योरी इज कॉल्ड इंपेरिकल थ्योरी। तो यहां तक आई बिलीव कि आपको एक इजी लैंग्वेज में, कि हम इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द यूपीएससी के सिलेबस में पेपर 2 के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये बात तो पहले क्लियर हो गई। क्योंकि ये चीज लोगों को क्लियर ही नहीं होती कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमें पढ़ना क्या है। अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ पर चीज लिखी आपके सामने, ये आपको अपने नोट्स में अवश्य लिखनी है। दिस हैज टू बी देयर इन योर नोट्स। बिकॉज जब हम आंसर्स लिखेंगे और जब कोर्स खत्म होने के बाद मैं आपको आंसर राइटिंग कराऊंगा, तब आपको समझना है कि वी नीड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लेवल। तो ये चीज आपके नोट्स में जरूर होनी चाहिए, एंड आई एम श्योर कि आप पढ़ते हुए भी अपने नोट्स प्रॉपरली बना रहे हैं यहाँ पर। खैर, आगे अगर हम बढ़ें, अब इशू यहाँ पर अब ये आता है नेक्स्ट हमारे डिबेट में, कि ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी कि ठीक है इसमें पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं एटसेट्रा, उनकी स्टडी वगैरह होती है, पर ये आफ्टर ऑल स्टार्ट कब हुआ? व्हेन डिड इट बिगिन? इसका कोई ना कोई तो ओरिजिन होगा, कभी ना कभी तो ये स्टार्ट हुआ होगा। पर ये स्टार्ट हुआ कब से? तो जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं, जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसका ओरिजिन आज की डेट में ट्रेस किया जाता है एरिस्टोटल को। हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पेपर 1 में एरिस्टोटल है। मैं आपको पूरा एरिस्टोटल पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक से लेके एक सुप्रीम एडवांस लेवल तक आपको पूरा उसका थॉट समझ आ जाएगा। डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। बट हम ये कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ओरिजिन जो है वो एरिस्टोटल से हुआ। क्यों? वाई डू वी से सो? हम इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि एरिस्टोटल ने अपने टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। जब वो पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी कर रहा था और वो एनालाइज कर रहा था कि एक गुड पॉलिटिकल सिस्टम मैं कैसे बनाऊं, तो इस दौरान एरिस्टोटल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। और वो काम पता है क्या था? एक गुड पॉलिटिकल सिस्टम को सर्च करने के टाइम पे एरिस्टोटल ने बहुत इंपॉर्टेंटली स्टडी की थी 158 कॉन्स्टिट्यूशंस। So the comparative politics as a discipline began with Aristotle. Why do we say Aristotle? Is because Aristotle
was trying to study political systems. His objective was to find a good political system. In his search to find that good political system, Aristotle ended up in examining 158 different constitutions. जब एरिस्टोटल ने 158 अलग प्रकार की संविधानों को पढ़ा, इन संविधानों को पढ़ के उसने हर एक संविधान के फीचर्स को एग्जामिन करा, तो उससे एक चीज तो तय हो गई कि यहां पर विश्व का सबसे पहला वर्ल्ड्स एवर फर्स्ट कंपैरेटिव एफर्ट वाज सीन एंड इट वाज रिकॉर्डेड। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आपको एक चीज और समझनी है। अब आपके सामने मैंने एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करी कि एरिस्टोटल ने 158 संविधानों को, दैट मींस ही स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशंस and he tried to base the constitution that he recommended by analyzing these different constitutions. Understand one important point here. हम जब बात करते हैं कि इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ और उसके बाद जब इंडिया ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो हैं, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला और आप सभी ये चीज को जानते भी हैं। उन्होंने क्या बोला? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ये बात बोली कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज बीन क्रिएटेड आफ्टर रैनसैकिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये पॉइंट जब बाबा साहब अंबेडकर ने बात बोली कि भारत का संविधान भी अलग अलग संविधानों को पढ़ के समझ के बनाया गया है, इससे एक इन्फ्रेंस याद पर निकलता है। एंड कीप दिस इन्फ्रेंस इन माइंड, बिकॉज हम जब इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आईजीपी पढ़ेंगे तो दिस इज हाउ पेपर के बीच में इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज गेट्स अप्लाइड। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के दौरान हम ये चीज का एनालिसिस करेंगे एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एरिस्टोटल्स इम्प्रिंट और एरिस्टोटलियन इम्प्रिंट। अगर मैं ये पॉइंट बोलूं तो अब आपके दिमाग में एक थॉट क्लियर हो रहा है यहाँ पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एन एरिस्टोटलियन इम्प्रिंट। आप अगर आंसर ऐसा लिखने की कोशिश करोगे तो योर आंसर विल बी वे बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स आंसर। क्यों? बिकॉज नॉट ओनली यू आर राइटिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर फ्यूजिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज विद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्लस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो ये एबिलिटी आप सीखोगे, पर इसके लिए दिमाग ऑन रखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो क्रिएटेड बाय रैनसैकिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक चीज तो तय हो गई कि एरिस्टोटल ने भी जो काम किया वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक गाइडिंग स्पिरिट था, एक गाइडिंग फिलॉसफी थी। याद रखिएगा इस चीज को, इसके बारे में दोबारा हम आगे चर्चा करेंगे। एरिस्टोटल से ये चीज स्टार्ट हुई। एरिस्टोटल ने, जैसा अभी हमने देखा कि भाई उसने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया, और ये तब से लेकर आज तक मॉडर्न टाइम्स में चलता रहा। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जो एरिस्टोटल ने काम किया था वो काम अब नहीं होता। अब बाय स्टडिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ओनली वी डोंट डू कंपैरिजन। अब हमें अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़नी है तो हम केवल डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को सिर्फ स्टडी नहीं करेंगे। अब अगर हमें आज की डेट में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़नी है तो यहां पर हमारे पास अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं। ये फ्रेमवर्क में बिहेवियरल फ्रेमवर्क भी एक फ्रेमवर्क है, सिस्टम्स फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है, और हर एक टाइप के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। हम पढ़ेंगे एक एक आने वाली क्लासेस में। लेकिन ये जितने फ्रेमवर्क्स हैं, इन्हीं फ्रेमवर्क्स के साथ साथ अलग अलग स्कॉलर्स हैं जिन्होंने ये फ्रेमवर्क्स को क्रिएट भी किया है। तो अगर एरिस्टोटल एक स्कॉलर था जिसने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को इग्नाइट किया, तो आज बहुत सारे और स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एक डायरेक्शन दी है, और इस डायरेक्शन के तहत अलग अलग फ्रेमवर्क्स क्रिएट किए हैं। कई बार इन फ्रेमवर्क्स को हम लोग अप्रोचेस भी बोलते हैं कि किस नजरिए से, अप्रोच किस नजरिए से
एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को देखा जाए। अगर हम कहते हैं बिहेवियरलिज्म, तो बिहेवियरलिज्म एक फ्रेमवर्क भी है और बिहेवियरलिज्म एक अप्रोच भी है। बिहेवियरलिज्म कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने का एक तरीका है, अप्रोच है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉडर्न टाइम्स में, अगर मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूं सिर्फ, तो मॉडर्न टाइम्स में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए जो हमारे फ्रेमवर्क्स या अप्रोचेस की चर्चा मैंने करी अभी आपके पास, वो कुछ इस तरीके की थी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमारे पास सबसे पहले एक अप्रोच थी लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ये जो लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, ये एक ऐसी अप्रोच थी कि जिसके तहत हम ये कहते थे कि हम सिर्फ डिफरेंट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को ही स्टडी करेंगे, सिर्फ डिफरेंट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को। इसको लीगल इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस एक लॉ के तहत बने थे। और यहां पर इसको इंस्टीट्यूशनल इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया था उसको स्टडी किया जाता था। सो इन लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, the reason why it was called legal firstly is because there was a law that created an institution. It was called institutional because the focus was on analyzing and examining all those institutions that were created by the backing of a law. So while this approach had its own advantages, we will see that there were certain limitations also. But लीगल इंस्टीट्यूशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डिसिप्लिन में मॉडर्न टाइम्स में एक अप्रोच है। इसी तरीके से दूसरी भी यहां पर एक अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच। हम बात करेंगे बिहेवियरल अप्रोच की तो हम देखेंगे कि उसने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दिखाई। इट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बिहेवियरल अप्रोच ने कहा कि नो बॉस, वी विल नॉट जस्ट स्टडी दी इंस्टीट्यूशंस अलोन, दे डोंट सर्व एनी पर्पस। सिर्फ इंस्टीट्यूशन को पढ़ने से समझने से क्या होगा? एक सरकारी संस्था है, उसकी संस्था के अंदर कितने लोग हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, उसको जानने से क्या होगा? बिहेवियर समझो। ये समझो कि उस संस्था के अंदर यदि कुछ लोग काम कर रहे हैं तो वो किस नजरिए से काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो वील एनालाइज द बिहेवियरल अप्रोच इन डिटेल लेटर ऑन, बट आई एम गिविंग यू जस्ट एन आइडिया। इसके बाद सिमिलरली फिर हमारे पास पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच आई, जिसने बिहेवियरल अप्रोच के भी कुछ इश्यूज जो थे उनको आइडेंटिफाई करके एक नया थॉट दिया। फिर इसके बाद हमारे पास सिस्टम्स अप्रोच आई। इसी तरीके से हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच आई। तो बहुत सारी अप्रोचेज हैं, हम लोग सारे अप्रोचेज के बारे में चर्चा करेंगे। बट मेरा कहने का मतलब आपके साथ यहाँ पर क्या है? कहने का मतलब आपके साथ एक सिंपल है कि जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का डिसिप्लिन जो है एरिस्टोटल के टाइम से वो स्टार्ट हुआ, तो मॉडर्न टाइम्स तक आते आते वो इवॉल्व हुआ। आर मेन पर्पस टू एग्जामिन दिस इज दिस: comparative politics has evolved as a discipline since Aristotle's time. In the modern times, we don't have only one approach, we have multiple approaches. And because we have multiple approaches, it's a very diverse discipline. डाइवर्स डिसिप्लिन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आज सिर्फ एक अप्रोच नहीं है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने की, सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं है, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स है। सो आई बिलीव अब आपको यहां पर बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कि हमने पढ़ना क्या है, कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी किया जाता है, उनके स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को, उसके साथ एसोसिएटेड पीपल को, पीपल के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। और इन सबको स्टडी करने के लिए अलग अलग टाइप की अप्रोचेज हैं आज की डेट में, जो स्टार्ट एरिस्टोटल से हुई थी
और आज मॉडर्न टाइम्स में मल्टीपल डाइवर्स अप्रोचेज हैं। तो आई बिलीव कि अब ये चीज आपको क्लियर हो गई। इस चीज के बाद, कम से कम आज इस लेक्चर के बाद, आपको ये चीज में समझने में समस्या नहीं आएगी कि हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का थॉट प्रोसेस क्या है। इसी स्टडी को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एम क्या है। फॉर द टाइम बीइंग नोट्स जरूर बनाइएगा, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में समझाया। नोट्स को कंसोलिडेट कीजिएगा और अभी लिखने पे नहीं, अभी दिमाग के अंदर कंटेंट को भरने का फोकस कीजिएगा। आई होप ये क्लास फ्रूटफुल रही। आई होप चीजें समझ आई, एंड आई बिलीव आपको चीजें इंटरेस्टिंग भी लगी। फिर मैं बोलूँगा, कोई भी ऑप्शनल अगर आपने अभी तक सोचा है तो उस सोच को बदलिए, क्योंकि आपके लिए पॉलिटिकल साइंस फ्री है, एंड इट इज सो इजी एज यू हैव सीन इट टुडे, एंड यू विल सी इट इन द फ्यूचर क्लासेस ऑल्सो। एग्जाम पास करना है, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। पॉल साइंस लीजिए, एग्जाम पास कीजिए, अपने इंटरेस्ट बाद में परस्यू करते रहिएगा। उसके लिए जीवन पड़ा है, एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है। कल मिलते हैं, एंड आई एम श्योर we'll add more value tomorrow by giving you new perspectives, new ideas, and giving you good quality content as promised, as committed, free of cost. Thank you.